राजभाषा प्रहरी के अंक 3 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो अंक 2 में आपको यह बताया था कि हमारी तीसरी वीडियो तिमाही प्रगति रिपोर्ट के ऊपर होगी, तो आज हम तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा करेंगे। किसी भी कार्य की प्रगति का आकलन आंकड़ों के आधार पर किया जाता है और यह नियम राजभाषा की प्रगति आंकने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। तिमाही प्रगति रिपोर्ट का परफॉर्मा या फॉर्म राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जिसे हमें अपने कार्यालय से संबंधित सूचना उसमें भर के राजभाषा विभाग को भेजना होता है। इस तिमाही प्रगति रिपोर्ट के 2 भाग हैं, एक भाग तिमाही और एक भाग वार्षिक वित्तीय वर्ष के अनुसार भरकर भेजना होता है, जिनमें इन चारों तिमाहियों के समेकित डाटा का उल्लेख किया जाता है। अब मैं आपको तिमाही प्रगति रिपोर्ट का भाग 1 परफॉर्मे का जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है उसको दिखाऊंगा। देखिए, यह परफॉर्मा है, ये 2 पेज का है, जिसे हमें भर के तिमाही समाप्त होने के 15 दिन के अंदर राजभाषा विभाग को ऑनलाइन भेजना होता है। प्रत्येक मंत्रालय विभाग में अनेकों अनुभाग, डिवीजन, प्रभाग आदि होते हैं। हमें उन सब की हिंदी में किए जा रहे कार्यों की जानकारी उन सब से इकट्ठी करनी होती है और उन्हें हमें यह परफॉर्मा भेजना होता है। और यह भी देखने में आया है कि बहुत से कार्यालयों से हमें तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं होती है, जिसके कारण हम अपनी समेकित रिपोर्ट राजभाषा विभाग को समय पर नहीं भेज पाते हैं। इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। सबसे पहले हमें यह कार्य करना होगा कि तिमाही समाप्त होने के 5 दिन पूर्व इस तिमाही प्रगति रिपोर्ट का परफॉर्मा, उसके ऊपर एक कवरिंग लेटर लगा के प्रत्येक अनुभाग, प्रभाग, डिवीजन जिससे हमें रिपोर्ट प्राप्त करनी है उन्हें ऑनलाइन या डाक द्वारा भेज देना चाहिए और पत्र के ऊपर यह अनुरोध किया जाना चाहिए, यह तिमाही रिपोर्ट अपने कार्यालय से संबंधित जानकारी भर के राजभाषा अनुभाग में इस तारीख तक अवश्य पहुंचा दें, ताकि इस रिपोर्ट को समेकित करके समय से राजभाषा विभाग को भेजा जा सके। यह व्यवस्था अगर हम करेंगे तो हमें तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय से मिलेगी। अन्यथा कई तो कार्यालयों को पता ही नहीं या उनको याद नहीं आता कि प्रत्येक तिमाही में राजभाषा की तिमाही प्रगति रिपोर्ट भर के राजभाषा अनुभाग को भेजनी होती है। इसलिए हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम इस क्रिया को करें। अब आते हैं हम इस परफॉर्मे पे, इसे कैसे भरा जाना। यह रिपोर्ट अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च तक 4 बार एक वित्तीय वर्ष में बनानी होती है। इसके पहले कॉलम में कार्यालय का पूरा नाम व पूरा पता लिखा जाता है और यदि यह रिपोर्ट किसी अनुभाग द्वारा भरी जा रही है तो वह इसमें अपना अनुभाग या प्रभाग जो भी है वह लिखेगा। इसके बाद इसमें संबंधित राजभाषा अधिकारी का फ़ोन नंबर, STD कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल आदि भरा जाता है। यह राजभाषा अनुभाग द्वारा भरा जाएगा। इस कॉलम को आप लागू नहीं लिख के छोड़ सकते हैं, ये काम राजभाषा अनुभाग का है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कॉलम जो है पहला, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन के अंतर्गत जारी कागजात, यह सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम होता है। यहाँ आपको यह बात बता दूं कि ये जो तिमाही प्रगति रिपोर्ट का परफॉर्मा है, इसी रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार
संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण भी किया जाता है। और इसमें जो आंकड़े हैं, यही कॉलम आपको संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे। इसी के आधार पर संसदीय समिति द्वारा निरीक्षण किया जाता है। चलिए अब हम अपने कॉलम 1 पे चलते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात। पहला है जारी कागजात की कुल संख्या। अब सबसे पहले यह जान लें कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) क्या होती है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस, संसदीय प्रश्न या लोकसभा राज्यसभा को भेजे जाने वाले कागजातों का ब्यौरा भरा जाता है। इस पैरे के अनुसार या इस अधिनियम के अनुसार यह आवश्यक है कि जो भी ऐसे दस्तावेज जारी किए जाए वह द्विभाषी हों। केवल अंग्रेजी में जारी किए गए यह कागजात मान्य नहीं है। जारी किए गए कागजातों की कुल संख्या। अब हमें अगर हमारे कार्यालय से इस तिमाही में जो मैंने बताया सामान्य ज्ञान आदि, संसदीय प्रश्न आदि जितने भी जारी किए गए हैं, ये हमें डिस्पैच रजिस्टर से मिल जाएंगे। वहाँ से हम इसका आंकड़ा इसमें लेके दे सकते हैं। कई कार्यालयों में मैंने देखा है कि वह एक ही आदेश जिसकी 30 प्रतियां या 30 कॉपियां वितरित की गई हैं, वह इसकी संख्या यहाँ पर 30 लिख देते हैं, जबकि वास्तव में वह एक होता है। कार्यालय आदेश तो एक ही जारी हुआ, लेकिन उसकी 30 प्रतियां भेजी गई तो वह 30 मेंशन इसमें लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने जारी किए गए हैं, भले उसकी कितनी प्रतियां जारी की गई, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें उनकी संख्या यहाँ पर देनी है। इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी किए गए कागजातों की संख्या, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर हम इसमें कोई भी संख्या देंगे तो वह राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा का खुल्ला उल्लंघन माना जाएगा और हमारे पास इसके बारे में स्पष्टीकरण भी मांगा जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें और इसमें सूचना भरते हुए बिल्कुल सावधानी बरतें, इस बात का ध्यान रखें। अब हिंदी में प्राप्त पत्र, राजभाषा नियम 5। राजभाषा नियम 5 के अंदर यह प्रावधान है कि जो भी पत्र हमें हिंदी में प्राप्त होगा, चाहे वह किसी भी राज्य से हो, किसी भी सरकार से हो, उसका जवाब हमें हिंदी में ही देना है। अब इसके कॉलम क में हिंदी में लिखा है कुल प्राप्त पत्रों की संख्या, यानी आपके कार्यालय में इस तिमाही में कुल कितने पत्र हिंदी में प्राप्त हुए हैं और इनमें से कितनों के उत्तर आपने अंग्रेजी में दिए हैं। नियम के अनुसार हम किसी भी हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर अंग्रेजी में नहीं दे सकते। अगर आप देते हैं तो यह नियमों का खुल्लम उल्लंघन माना जाएगा। कॉलम 3 में अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने संबंधी सूचना भेजनी होती है, केवल क क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि हमारे कार्यालय में अधिकतर लोगों को यह जानकारी नहीं कि क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र क्या होते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के कार्यों के लिए पूरे भारत देश को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। हिंदी प्रदेश के जो राज्य हैं, हिंदी बोलने वाले राज्य हैं, उनको क क्षेत्र में रखा गया है। ख क्षेत्र में पंजाब, महाराष्ट्र आदि कई राज्यों को रखा गया है और ग क्षेत्र में जो क और ख क्षेत्र में राज्य नहीं हैं उनको शामिल किया गया है। इसके लिए हमें एक योजना बनानी पड़ेगी। योजना यह है कि हमें अपने इस तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरने संबंधी अनुबंध बनाने होंगे और उसे इस तिमाही के अंतिम पृष्ठ पर छपवा देना या टाइप करवा देना। इसे हम हर एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ भेजेंगे ताकि तिमाही रिपोर्ट भरने वाले कर्मचारी को यह पता रहे कि क क्षेत्र कौन सा है, ख क्षेत्र कौन सा है, ग क्षेत्र कौन सा है। तो यह बात इस पे अगर हम कर देंगे तो ये हमारे लिए भी सुविधाजनक होगा, सही आंकड़े मिलेंगे और भरने वाले को परेशानी नहीं होगी।
इसमें 2 कॉलम हैं, अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या और इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए। क क्षेत्र और ख क्षेत्र, यह आपको आपके डिस्पैच रजिस्टर से सूचना सारी मिल जाएगी। कॉलम चौथा है भेजे गए कुल पत्रों का ब्यौरा। इसमें भी है क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। केवल अंग्रेजी में कितने भेजे गए, दूसरा कॉलम है भेजे गए पत्रों की कुल संख्या। हिंदी द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत। यह कॉलम भी हमें डिस्पैच रजिस्टर से ही लेना होगा। अब समस्या ये आती है कि सभी कर्मचारियों को जो अनुभागों में कार्य करने वाले हमारे कर्मचारी हैं, उन्हें यह पता नहीं होता कि क क्षेत्र और ख क्षेत्र और ग क्षेत्र में कितने प्रतिशत पत्र हिंदी में भेजे जाएंगे या कितना प्रतिशत हिंदी में कार्य करने के लिए उन्हें निर्धारित किया गया। उसका भी एक सॉल्यूशन हमारे पास है कि उसे भी वार्षिक किसी कार्यक्रम से लेके इसी पेज के नीचे उसे छपवा दिया जाए, ताकि तिमाही प्रति रिपोर्ट भरने वाले कर्मचारी को उसका निर्धारित प्रतिशत क्या है उसकी जानकारी उससे मिल जाए। अब है फाइलों पर हिंदी में कार्य। हिंदी में कितना हो रहा है, अंग्रेजी में कितना हो रहा है, कुल संख्या कितनी है, यह भी आपको जिस अनुभाग में आप कार्य करते हैं वहां से आपको डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। क्योंकि जिस अनुभाग में काम करते हैं आपको पता है कि कौन सा अधिकारी या कौन सा कर्मचारी अपना काम हिंदी में करता है, आप उससे यह डाटा ले सकते हैं और उसको इसमें भर सकते हैं। हिंदी कार्यशाला, यह कॉलम आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। यह कॉलम राजभाषा अनुभाग द्वारा भरा जाता है, क्योंकि राजभाषा अनुभाग द्वारा ही हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। इसकी विस्तृत जानकारी उनके पास उपलब्ध रहती है। अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर इसको भरेंगे। विभागीय संगठन राजभाषा कानून समिति की बैठक के आयोजन की तिथि, यह बैठक भी राजभाषा अनुभाग द्वारा आयोजित की जाती है, तो इसकी तिथि भी राजभाषा अनुभाग के पास ही रहती है। उस कॉलम को भी यही भरेंगे। सभी संबंधित अनुभागों को इस सूचना को भरने की आवश्यकता नहीं। हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन की तिथि, यह आयोजन भी राजभाषा अनुभाग द्वारा आयोजित किया जाता है, अतः इसकी तिथि भी राजभाषा अनुभाग द्वारा ही भरी जाए। अब आते हैं इसके पेज नंबर 2। इसका कॉलम है 9वां। शीर्षक मंत्रालय विभाग में संयुक्त सचिव स्तर तथा अन्य कार्यालयों आदि में प्रशासनिक प्रमुख और कार्य प्रमुख स्तर की अध्यक्षता में आयोजित बैठकें, प्रशासनिक बैठकें। तिमाही के दौरान हुई शीर्षक प्रशासनिक बैठकों की संख्या। और दूसरा है ऐसी कितनी बैठकों में वार्तालाप कार्रवाइयां पूरी तरह हिंदी में की गई। इसकी जानकारी आपको अपने हिंदी के जो जैसे कहीं हिंदी के संयुक्त निदेशक आदि हैं, उपनिदेशक हैं, जो इन बैठकों में जाते हैं वो इसके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। वैसे आमतौर पर यह देखने में आया है कि क क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में बैठकों में मुख्य रूप से चर्चा हिंदी में ही होती है और इनकी सूचना आप प्रशासन अनुभाग से या समन्वय अनुभाग से जो बैठकें आयोजित करता है उनसे भी इनकी संख्या ली जा सकती है। और यह परफॉर्मा तो हम सभी संबंधित अनुभागों में विभागों में भेजेंगे ही, तो वह जो जो उन्होंने बैठकें आयोजित की होती हैं उनकी सूचना इसके अंदर आपको आराम से मिल जाएगी। बस ये यही समाप्त हो जाता है और इसके अंत में उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई हैं, ये मेरी जानकारी के अनुसार सही है। इसके नीचे विभाग के कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर, उसका नाम, पदनाम, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल का पता आदि दिया जाना आवश्यक होता है। इसके नीचे एक नोट भी लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि यह रिपोर्ट विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष से हस्ताक्षरित न होने पर लौटा दी जाएगी। इसका मतलब
अगर हमारे राजभाषा अधिकारी या विभाग समिति के अध्यक्ष द्वारा इस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं तो यह रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए। यह हो गया हमारा भाग 1। भाग 2 जो इस तिमाही रिपोर्ट का है वो मैं आपको राजभाषा प्रहरी के अंक 4 में वीडियो के माध्यम से पुनः दूंगा। अब इसे यहीं समाप्त करता हूं और मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें प्रोत्साहित करते रहें ताकि हम इसी प्रकार राजभाषा संबंधी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।